का आदेश, ठीक है। और होल्डिंग दैट देयर इज नो फर्दर एक्शन, ये तो चलो उसमें कवर हो जाएगा 7/11 में, नो फर्दर एक्शन नाम है, ठीक है। ऑर्डर होल्डिंग दैट अपील इज नॉट मेंटेनेबल, जिसमें अपील नहीं हो पा रही, नहीं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिमांड, ऑर्डर ऑफ रिमांड सीपीसी में किस स्थिति में दे रहे हैं रिमांड? रिमांड वाला 105 में दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिमांड सेक्शन 105। साथ में से अपील लेने शक्ति है। तो ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट क्या है वैसे? वही सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट, ऑर्डर नंबर उपशमन का आदेश कौन सा ऑर्डर में दे रहे हैं? 22 या 23? पत्तियां अनुसार 23 में 23 में, ठीक है। तो यदि कोई भी आदमी बीच में डेथ हो जा रही है किसी भी आदमी की और कॉज ऑफ एक्शन बचा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मामला अबेट हो जाएगा। अबेट करने का क्या ऑर्डर होता है, डिग्री होती है? ऑर्डर, बस यही खाली है। ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट इज नॉट अ डिग्री, नॉट ए डिग्री, तो फिर तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिमांड को माना है इसमें, नॉट ए डिग्री। ऑर्डर ऑफ रिमांड को मांग रहा है, माना है। तो ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट डिग्री है इसका मतलब? ना, इसका मतलब वो डिग्री करता है। और यदि अपन देखें अपन 104 से या फिर इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है अबेटमेंट 104 वाले में। ऑर्डर नंबर 43 में अबेटमेंट का लिखा हुआ होगा शायद, कि उसकी अपन अपील कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर 22 रूल 9 ऑर्डर नंबर 43। समझ या शायद सुनने का फर्क है भाई ये ऑर्डर में आ रहा है, ऑर्डर नंबर 43 में ऑर्डर नंबर 22 आ रहा है। ऑर्डर नंबर उपशमन खारिजी को वापस करने से इनकार करने का आदेश जो आदेश 22 के नियम 9 के अधीन दिया गया है। मतलब उपशमन करने का तो आदेश का है, आदेश ये डिग्री नहीं है। हाँ, आदेश है। मतलब इसमें मतलब जो हेडिंग में दे रखा है कि नहीं आदेशों की अपील होगी, फिर ऑप्शन दे रखे हैं, उस ऑप्शन में ये है कि 22 के अंदर 22 के 9 में जो दे रखा है, हाँ, तो मतलब वो आदेश अबेटमेंट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है, डिग्री नहीं है। क्लियर फिर क्वेश्चन तो हटाने लगे। क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा डिग्री नहीं है? तो फिर यही है। फिर रिमांड करने का आदेश डिग्री कैसे कह रहा है? इसमें रिमांड वाले को सही माना। किताब कौन सी थी आपकी? परीक्षा में और एक्सप्लेनेशन में क्या दे रहे हैं हम? एक्सप्लेनेशन उसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। तो फिर हो सकता है क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंट है। भाई ये तो क्लियर हो गया कि अपन अबेटमेंट कर रहे हैं ना। अबेटमेंट किए जाने का ऑर्डर तो डिग्री है ही नहीं, वो तो ऑर्डर ही है। 105 के सभी में पढ़ना है। उधर एक मेंटल स्टेट की होते हुए भी जहाँ प्रतिप्रेषण के ऐसे आदेश से जिसकी अपील होती है, व्यक्ति कोई पक्षकार अपील नहीं करता, वहाँ वह उसके पश्चात उसकी शुद्धता पर विवाद करने से प्रभावित रहेगा। हाँ, रिमांड की यदि अपील होती है तो वो भी तो एक ऑर्डर ही था। हाँ, वो भी ऑर्डर है। क्लियर हाँ। लिखा हुआ जहाँ प्रतिप्रेषण के ऐसे आदेश आदेश मतलब वो भी ऑर्डर ही है। तो फाइनल करते हैं इस क्वेश्चन को, आप ग्रुप पर भेजो, मैं देखता हूँ वास्तव में इसकी वैलिडिटी क्या है। क्वेश्चन है ऑर्डर नंबर 18, 17 तक हो गया, सब क्लियर है। ऑर्डर नंबर 17 की खास बात क्या देखी थी कि मामला चाहे एक्स पार्टी हो रहा है या मामला खारिज हो रहा है तो भी ऑर्डर नंबर 17 सफिशिएंट नहीं है, तो कार्रवाई कहाँ चली जाएगी? नो के हाँ, ऑर्डर नंबर 9 से निपटारा हो जाएगा ना। अब ऑर्डर नंबर 9 के 9 भी हो सकता है, वो 9-13 भी हो सकता है। आदेश 18, वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा। रूल नंबर 1 नहीं पढ़ो मत, मैं बता देता हूँ बस। आरंभ करने का अधिकार, आरंभ कौन करेगा मामले को? वैसे तो वादी करेगा, पर वादी की कही हुई बात को प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया, तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा? प्रतिवादी बात की स्वीकार करेगा, ठीक है ना। आरंभ करने का अधिकार वादी को है, क्लियर। पर क्या करें? तब के सिवाय
जब कि वादी के द्वारा अधिकथित कथ्यों को प्रतिवादी स्वीकार कर लेते हैं। जब प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया तो अब कहने का अधिकार किसका है? शुरुआत करने का प्रतिवादी का। और जब स्वीकार नहीं करता है, लड़ाई चल रही, तब वादी कहेगा। और यह तर्क करता है कि वादी जिस अनुतोष को चाहता है उसके भाग को पाने का वह हकदार है। तो विधि के प्रश्न के कारण या प्रतिवादी के द्वारा अधिकथित कुछ अतिरिक्त तथ्यों के कारण नहीं, और उस दशा के आरंभ करने का अधिकार प्रतिवादी को होता है। बस एक छोटी सी बात है, एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रतिवादी को, और एक्सेप्ट नहीं करता है और वादी को अपनी बात कहनी है तो वादी करेगा। सीआरपीसी में हम लोगों ने ना एविडेंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक लिखा? एविडेंस को रिकॉर्ड करना, समरी ट्रायल में एविडेंस को ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में एविडेंस को ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा, वारंट 2 से 273 से 272, 273, 274 ये सारा का सारा एविडेंस को रिकॉर्ड करने का ही रहता है। क्या इसमें एक ऐसी बात बताई हुई कि एक्यूज्ड आदमी मौजूद भी नहीं है तो भी एविडेंस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है? कोई एक सेक्शन बताता है ऐसा? सेक्शन नंबर सर एक वो है, महिला के विरुद्ध अपराध में अगर चाहती महिला का वो नहीं हो उपस्थित तो वो कर सकता है। भाई अमूमन क्रिमिनल कोड क्या कहती है कि साहब एक्यूज्ड आदमी की उपस्थिति होगी तभी एविडेंस होगा, पर इसमें बता रखा है इस सेक्शन में जिसके ऊपर बात कर रहे हैं कि एक्यूज मौजूद नहीं तो भी एविडेंस हो सकता है। सेक्शन 299 और 297 शपथ करवाने के लिए प्राधिकृत जो आदमी होंगे ये होगा 297। तो 272 से लेकर 299 तक एविडेंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस बता रखा है। सेक्शन नंबर नहीं, उसमें क्या सेक्शन नंबर 280 पढ़ा था अपन ने, क्या कहता है? भावभंगिमा के बारे में टिप्पणी। अब भावभंगिमा के बारे में टिप्पणी का क्या मतलब होता है कि कोई आदमी एक ऐसे विचार प्रकट कर रहा है जिससे कि मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है यार ये कह क्या रहा है, तो उसके बारे में स्पेशल बात लिखेगा। ये सारा प्रोसेस उसी से संबंध में है। ऑर्डर नंबर 18 के बाद जो साक्ष्य आ रहे हैं, साक्ष्यों को लिखा जा रहा है। रूल नंबर 12, हाँ वहां सीआरपीसी में देखा था यदि एक्यूज्ड आदमी को अपना खुद का विटनेस की तरह से पेश करना है तो एक्यूज को खुद को अपनी तरफ से विटनेस पेश करना है। क्या एक्यूज कॉम्पिटेंट विटनेस है? सेक्शन नंबर 313 में तो एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड है 315 में, ठीक है, कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। पर आर्टिकल नंबर 20 को सेफ रखते हुए हमने उसमें क्या एक प्रोविजन रखा था, खुद की लिखित एप्लीकेशन पे करेगा। कोई भी आदमी अपने मामले में अपीयर हो रहा है तो वो अभियोजन के साक्ष्य होने के बाद में होगा या पहले होगा? 315 में क्या लिखा हुआ था? अभियोजन के साक्ष्य होने के बाद। पहले के बाद नहीं, पहले। अभियोजन के साक्ष्य पहले 315 के जो ये हाँ पक्का पता है आपको? बाद में मेरे हिसाब से भी पहले। मैंने तो अपने साक्ष्य। चलो अपन यहाँ देखते हैं इसी का ऑर्डर नंबर 18 का रूल नंबर 3A। यदि किसी भी पक्षकार को एविडेंस बनना है तो वो कब तक उपसंजात होगा? कोई साक्ष्य आने से पहले वो खुद की उपसंजाति करेगा। ऑर्डर नंबर 19, ऑर्डर नंबर 19 में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप शपथ पत्र के नाम से याद रखेंगे।
इसी का ऑर्डर नंबर 19 का रूल नंबर 3, वे विषय जिन तक शपथ पत्र सीमित होंगे। क्या शपथ पत्र विधि के किसी प्रश्न पर दिया जा सकता है? तथ्यों के प्रश्न पर जो उसकी निजी ज्ञान और जानकारी में, उसी के ऊपर शपथ पत्र पर दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ ऑर्डर नंबर 20, निर्णय और डिक्री। निर्णय का सुनाया जाएगा। तो ऑर्डर नंबर 20 ये कहता है कि यथासंभव जिस दिन निर्णय को फाइनल हुआ है उसी दिन सुना दिया जाएगा। पर कई बार क्या करते हैं जज साहब, कोर्ट निर्णय को रिजर्व रख लेते हैं। पर ऐसा रिजर्व रखना क्या अनंत काल तक रिजर्व रख लिया जाएगा? तो भी उसको क्या किया है, बाउंड किया है। कितने समय के लिए? 60 दिन के बाद का नहीं होगा, 60 डेज। मिल गया 60 डे खुशवीर? 30 दिन के भीतर सुनाने का प्रयास करेगा, किंतु जहाँ मामले की अपराधी हाँ 30 दिन के भीतर सुनाने का प्रयास करेगा। पर यदि हाँ आगे बढ़ो नलिनी। किंतु जहाँ मामले की आपत्तिक या असाधारण परिस्थिति के आधार पर ऐसा करना साध्य नहीं है, वहाँ न्यायालय निर्णय सुनाने के लिए कोई भविष्यवर्ती दिन नियत करेगा और ऐसा दिन साधारण उस तारीख से जिसको मामले की सुनवाई हुई थी 60 दिन के बाद का नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार नियत किए गए दिन की सम्यक सूचना दी जाएगी। 30 दिन कुल मिलाकर 60 दिन, अधिकतम 60 दिन। के मामले के अपराधी को असाधारण परिस्थिति में। हाँ तो जज साहब यदि किसी मामले में जजमेंट अभी नहीं प्रोक्लेम कर रहे हैं तो उन सिचुएशन को रिटन डाउन करेगा जिस सिचुएशन की वजह से वो नहीं। अगर 30 दिन तक नहीं सुना तो रिटन डाउन करेंगे। हाँ अपने उस कारण को बताते हुए कि साहब पहले तो वो 30 दिन में बाउंड है, यदि 30 दिन में नहीं बताते तो स्पेशल कारण देना पड़ेगा, उसके बाद में करेंगे। नेक्स्ट, क्या निर्णय पूरा सुनाया जाना जरूरी है पढ़कर? इसी का सबसेक्शन सब रूल नंबर 2। हाँ जहाँ लिखित निर्णय सुनाया जाना है वहाँ यदि प्रत्येक विवादित पर न्यायालय के निष्कर्षों को और मामले में पारित अंतिम आदेश को पढ़ दिया जाता है तो वो पर्याप्त होगा और न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि वह संपूर्ण निर्णय को पढ़कर सुनाए। संपूर्ण निर्णय को पढ़कर सुनाया जाना जरूरी नहीं है। हालांकि कोर्ट साहब जज साहब ऐसे भी संपूर्ण निर्णय का निर्णय पढ़कर सुनाती नहीं, बस कॉपी अवेलेबल करवा देता है। हाँ रूल नंबर 3, निर्णय हस्ताक्षरित किया जाएगा। पढ़ो जरा प्रमिला। निर्णय सुनाए जाने के समय न्यायाधीश उस पर खुले न्यायालय में तारीख डालेगा और हस्ताक्षर करेगा और जब उस पर एक बार हस्ताक्षर कर दिया जाता है तब धारा 152 द्वारा उपबंधित के सिवाय। सुनो 152 क्या कहता है? डिग्री और संशोधन करना। 152 की एप्लीकेशन देखी कब? जब जजमेंट प्रोक्लेम्ड हो गया उसके बाद में सिग्नेचर भी हो गई, उसके बाद में उसको वापस अमेंड करते हैं 152 में। तो ये क्या कह रहा है कि यदि सिग्नेचर कर दिए गए हैं तो केवल सेक्शन 152 के अलावा उसमें कभी भी अमेंडमेंट नहीं होगा, 152 में हो सकता है जब पूर्ण विलोपन के सिवाय। हाँ उसके पश्चात उसमें न तो कोई परिवर्तन किया जाएगा और न ही कोई परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। पुनर्विलोकन में भी तो क्या होता है, रिव्यू में भी तो सेम कोर्ट में उसी के आदेश को अपन रिव्यू करने के लिए एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको क्लिक करते हुए चले। रूल नंबर 5 पढ़ना नहीं है, याद रखना है। न्यायालय हर एक विवादित पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपके मेंस के एग्जाम में जजमेंट लिखने का आए और उस जजमेंट में आप जितने भी इशू फ्रेम कर रहे हैं तो हर इशू पर अलग अलग अपनी बात को डिसाइड करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं हो कि फ्रेमिंग ऑफ इशू तो आपने 3 इशू की कर ली पर जजमेंट आप केवल एक में सुना रहे हो, नहीं, हर इशू का अलग अलग जजमेंट होगा। जजमेंट का मतलब उसका हर डिसीजन अलग अलग होगा, उसका जो निस्तारण कर रहे हैं अलग अलग बातें होंगी। डिग्री का अंतर वस्तु वगैरह कोई मतलब नहीं। डिग्री तैयार करना, रूल नंबर 6A। कब तैयार करेंगे? उस तारीख से 15 दिन के भीतर जिसको निर्णय सुनाया गया है तैयार की जाएगी। बस इतना सा। रूल नंबर 7, डिग्री पर तारीख कौन सी पड़ेगी? भाई जजमेंट आज सुना दिया पर डिग्री अभी तक तैयार हुई नहीं,
जिस दिन निर्णय सुनाया, जस्ट जब अपन ने 15 रूल नंबर 15 में प्रथम सुनवाई में मामले का निपटारा देखा था, तो उस आदमी के खिलाफ जो निर्णय हुआ उसकी डिग्री में तारीख कौन सी पड़ेगी? उस तारीख में जो निर्णय हुआ था, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि हाँ पानी लाऊं क्या? नहीं हाँ ठीक है, क्या देखा था अपन ने? प्राथमिक और अंतिम डिग्रियां। कौन कौन से मामले में प्राथमिक और अंतिम डिग्रियां होगी? 20 और ऑर्डर 34। ऑर्डर नंबर 20 के कौन कौन से रूल? 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17 नहीं। अब देखो शुरू हो गया 12, ऑर्डर नंबर 20 का 12। इसका 2 4 6 तक 2 4 7 तक 34 का 2 4 7 क्योंकि अपन को क्या ऑर्डर नंबर 34 पढ़ना नहीं है, इस वजह से हो सकता है मैंने आपको ऐसे लिखा है। 34 कहता क्या है? बंधक के बंधक। बंधक क्या है? मॉर्गेज। मॉर्गेज से संबंधित प्रोविजन अपन इसमें पढ़ेंगे या ट्रांसफर प्रॉपर्टी में? टीपी में पढ़ेंगे। इसलिए 34 के संबंध में कभी सिवाय 34 की हेडिंग के अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो 12 से शुरू हो गया है। ये वो डिग्रियां हैं जिसमें प्राथमिक और अंतिम डिग्रियां दोनों पालित किए जाते हैं। नंबर 1, कब्जा और अंतकालीन लाभों के लिए डिग्री। यदि वीरेंद्र आपसे पूछा जाए कि अंतकालीन लाभ धारा 2 के कौन से सबसेक्शन में दे रखी है? 2 के 12 में, ठीक है जी। तो आप बताएंगे मैथ्स में प्रॉफिट में क्या ब्याज शामिल है या नहीं है? ब्याज शामिल है। दीपक आप बताएंगे क्या अनुवृत्तियां उसमें शामिल है या नहीं है? क्या होता है अनुवृत्ति? जो यूज कर रहा था उसके द्वारा वो की गई सम्यक तत्परता से यदि उसने उसमें कुछ भी यूटिलाइज करते हुए उसमें कुछ एड किया है तो वो उसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो केवल 12, 20 का रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 से लेकर 13, 14, 15, 16 और 18 की हेडिंग देख लेना, इसके अलावा और कुछ नहीं। रूल नंबर 19 में अपन ने सब रूल नंबर 3 पे देख लिया। 2 तरह के सेट ऑफ हो रहे हैं, एक सेट ऑफ वो जो ऑर्डर नंबर 8 के रूल नंबर 6A में, और एक वो जो उसके अलावा कोई और है। उसके अलावा जो है उसको अपन कौन सा सेट ऑफ करें? इक्विटेबल सेट ऑफ। और वो जो सेट ऑफ है वो लीगल सेट ऑफ। बीस एक को छोड़ते हुए सीधे आ गए अपन 21 पे। क्या हुआ? हम्म, 21 किसके संबंध में था? किसके निष्पादन? डिग्रियों के निष्पादन या आदेशों के भी निष्पादन? दोनों के निष्पादन। निष्पादन का मतलब क्या? न्यायालय के द्वारा दी गई अंतिम अभिव्यक्ति जिसमें पक्षकारों का अधिकारों के अंतिम रूप से विनिश्चय किया गया, उसको प्रवर्तन में लाने की प्रक्रिया को निष्पादन करेगा। हाँ, धरातल का मतलब हकीकत पर उतारना उसको, है ना, ठीक है। तो अच्छा, डिग्रियां भी देखो कई प्रकार की होती है। डिग्रियां पैसों की उस पर भी हो सकती है, जमीन के संबंध में हो सकती है, कंपनी के शेयर के संबंध में हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने के संबंध में होती है, कंपनी को वाइंडिंग ऑफ करने के संबंध में हो सकती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हो सकती है, केवल डिक्लेरेशन के लिए भी हो सकती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में हम लोग केवल और केवल घोषणात्मक दावे भी करते हैं कि साहब आप केवल डिक्लेयर कर दो ये कि आज के बाद में इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, ये। तो मतलब कई तरह की डिग्रियां होती है। तो कई तरह की डिग्रियां होंगी तो कई तरह के मोड ऑफ एग्जीक्यूशन भी होंगे। डिग्री की कोर्ट ने कि पत्नी को ये आदेश दिया जाता है कि पति ने पत्नी के विरुद्ध धारा 9 के तहत एप्लीकेशन लगाया, उसके तहत आपने बिना किसी कारण के पति को छोड़कर वैवाहिक जो संबंध थे उनका आपने वो त्याग कर दिया। आपको आदेश दिया किया जाता है कि आप पति के साथ में रहकर अपनी जीवनचर्या को निभाएं। या फिर इसी तरह का आदेश पति के विरुद्ध दे दिया, पत्नी के पक्ष में पति को दे दिया। अब वो आदेश चला तो गया और वो मान नहीं रहे, तो नहीं मान रहे तो क्या उनको सिविल कारावास में डाला जा सकता है क्या?
नहीं डाला जा सकता। तो ये एक ऐसी विशेष कंडीशन होगी जिसमें सिविल कारावास में नहीं डाला जाएगा। जबकि धन के संबंध में होता तो सिविल कारावास में डाला जा सकता है। तो थोड़ा सा अपन को ये देखना है कि डिक्री को एग्जीक्यूशन करने का मोड क्या होगा। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है, पर मेरा वो जो मकान है वो मेरे कब्जे में नहीं है, ऑनर तो मैं हूं पर किसी दूसरे आदमी के कब्जे में। अब उसके अगेंस्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करना है तो उसको कैसे किया जाएगा। तो कई तरह की इस तरह की डिक्री आती है, वो ये भी अपन देखने वाले। तो नंबर 1 रूल नंबर 1। अब कहने को इसमें 106 रूल है। पूछा हुआ सवाल ऑर्डर नंबर 21 में टोटल कितने रूल है? 106। किस्मत का जब सितारा चमकता है तो इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं, और जब नहीं चमकता तो इस तरह का सवाल याद भी नहीं होता, क्यों वहां पर 104, 5, 6, 7 की 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्डर नंबर 21 में छक्का मारना है सीधा, तो 106 याद रखना। डिक्री के अधीन संदाय की रीतियां कौन सी? धन की। तो कैसे कैसे हो सकता है? या तो कोर्ट में जमा करवा दो, या मनी ऑर्डर से हो सकता है, या कोई दूसरी लिखित के माध्यम से कोर्ट के डिक्री दिया उसके हिसाब से कर लेंगे। और रूल नंबर 1 कंप्लीट। रूल नंबर 3 डिक्रियां निष्पादन करने वाला न्यायालय एक से अधिक अधिकारिता में स्थित भूमि। पढ़ो प्रमिला। एक से अधिक अधिकारिता में स्थित भूमि जहाँ स्थावर संपत्ति 2 या अधिक न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित एक संपदा या भूत रति के रूप में है, वह पूरी संपदा या भूत रति को एक न्यायालय में से कोई भी एक न्यायालय कुर्क कर सकेगा और उसका विक्रय कर सकेगा। कौन सा नंबर सवाल था ये? सेक्शन नंबर 63, जिसमें कहा था कि 2 अलग अलग कोर्ट ने ऐसी डिक्री पास की है जो एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में करना है। पर ये क्वेश्चन क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो 2 अलग अलग न्यायालय की अधिकारिता में सिचुएटेड है, तो अब उसको कुर्क कौन करेगा? ये भी करो चाहे ये भी करो, क्योंकि उसके संबंध में धारा 16 में अपन ने वाद कहा किया था, जहां अचल संपत्ति, और सेक्शन नंबर 17 जहां 2 न्यायालय की अधिकारिता में स्थित है तो किसी भी न्यायालय, तो डिक्री को निष्पादन कुर्क कौन कर सकता है? ये भी कोर्ट कर सकता है, ये भी कोर्ट कर सकता है। भूधरती का मतलब प्लॉट। भाई उसमें भी तो कोई भी न्यायालय कर पा रहा था। अच्छा, कोई भी न्यायालय कर सकता है। कोई भी न्यायालय कुर्क कर सकता है। अच्छा, तो पहले की हाईएस्ट वाला या भी लागू रूल नंबर 6 जहाँ न्यायालय यह चाहता है कि उसकी अपनी डिक्री किसी अन्य न्यायालय द्वारा निष्पादित की जाए, वहाँ प्रक्रिया। कौन सा सवाल है ये? डिक्रियों का अंतरण, सेक्शन नंबर 39 डिक्रियों का अंतरण। अब वो कोर्ट क्या क्या चीजें भेजेगी? ये सारा प्रोसेस डिक्री की प्रति भेजेगी, एक इस तरह का काम भेजेगी, और वो यदि कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा देती तो उसका सर्टिफिकेट उसको वापस भेज देगी। पढ़ना नहीं है। रूल नंबर 10 निष्पादन के लिए आवेदन। कहाँ होगा वे निष्पादन के लिए आवेदन? जिसने डिग्री पारित की। सेक्शन नंबर 23 में भी हमने देखा है एक आवेदन, वो किसके लिए आवेदन था? हाँ, वो था ट्रांसफर करवाने के लिए ना। और क्या हम लोगों ने सेक्शन नंबर 36 से लेकर सेक्शन नंबर 74 तक जो डिग्री को एग्जीक्यूट करने के प्रोविजन थे, वहां कहीं पढ़ा क्या अपन ने? हाँ, निष्पादन वाले कार्य में कि उस न्यायालय में एप्लीकेशन दिया जाएगा जिस न्यायालय ने डिग्री पारित की। पर वहां ऐसा जरूर पड़ा है कि जिस न्यायालय के द्वारा डिग्री पारित की गई वो डिग्री को निष्पादन करेगा। तो वो प्रिंसिपल है, यहाँ प्रोसीजर है कि साहब अब अपन प्रिंसिपल को एग्जीक्यूशन में कैसे लाएंगे कि जहाँ डिग्री का धारक उसका निष्पादन कराना चाहता है वहां वह डिग्री पारित करने वाले न्यायालय से या इस नियुक्त अधिकारी से या किसी भी डिग्री किसी अन्य न्यायालय इसके पूर्व कंतिम चुंबन के अधीन भेजी गई है, या तो जिसको ट्रांसफर की है या जिसने डिग्री पारित की है, उस न्यायालय में उचित अधिकारी के सामने आवेदन पेश कर देगा। क्या ऐसा आवेदन मौखिक भी हो सकता है? तो रूल नंबर 11 कह रहा है जहां धन के लिए है तो वहां मौखिक हो सकता है,
जहां संपत्ति के लिए मतलब एक के अलावा यदि कोई भी दूसरा है तो उन सब के लिए मौखिक आवेदन ही होगा। और उसमें अपन क्या क्या लिख रहे हैं, वाद का संख्या क्या था, पक्षकारों के नाम, डिक्री की तारीख, डिक्री के विरुद्ध कोई अपील हुई है क्या, यदि अपील हुई है तो उसका क्या निपटारा रहा, क्या डिक्री के पश्चात पक्षकारों के बीच में कोई समायोजन हुआ है क्या, कि साहब अभी तक कोई लेना देना वगैरह नहीं हुआ, ये सारी चीजें कर लेंगे। चले आगे। रूल नंबर 17। डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया। क्या करेगा वो डिक्रियों का निष्पादन के लिए प्राप्त होने पर प्रक्रिया, तो ये पहले ये देखेगा कि क्या नियम नंबर 11 और नियम नंबर 14 की अपेक्षाओं की पालना होगी या नहीं होगी। नियम नंबर 11 अभी अपन ने क्या देखा, मौखिक आवेदन। मौखिक आवेदन या लिखित आवेदन, उसमें वो सारे के सारे कंटेंट आ गए या नहीं आ गए। और नियम नंबर 14 कलेक्टर के रजिस्टर में से प्रमाणित उद्धरणों की कुछ दशाओं में अपेक्षा करने की शक्ति। यदि कोई प्रॉपर्टी रेवेन्यू जनरेट करती है तो कलेक्टर से उस चीज को लिखवा करके उसको अपन एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, यदि रेवेन्यू से संबंधित है तो, अदरवाइज नहीं। इन दो नियमों का पालन हो गया तो वो काम करेगी, यदि नहीं हुआ तो फिर वापस इन दोनों नियमों का पालन करवाने के लिए अनुज्ञात करेगी। 11 to 14 लिखा ना। हाँ, सर, 11 से 14 है ना। इनमें से ऐसे ट्यूशंस आते हैं क्या सर? नहीं आएंगे भैया, मैं आपको केवल वही ले जाना चाह रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। रूल नंबर 11 नहीं 18। प्रति डिग्री की दशा में निष्पादन। अब ये क्रॉस डिक्री है, अपन ने क्रॉस काउंटर क्लेम देखा, सेट ऑफ देखा, क्रॉस डिक्री क्या होगा, वादी के पास भी डिक्री पड़ी है और प्रतिवादी के पास भी डिक्री पड़ी है, तो डिक्रियों का आपस में एक दूसरे का समायोजन कर लिया जाना, हाँ सेट ऑफ कर लेना, वही समायोजन ही क्रॉस डिक्री। सर अलग-अलग वाद में है ना? हाँ भाई एक ही वाद में होगी तो या तो डिग्री इनके पास होगी या डिग्री इनके पास होगी, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने सेट ऑफ के लिए मांग की थी तो सेट ऑफ के लिए इनके पास डिग्री होगी और इनके लिए मूल डिग्री के लिए होगी, तो इस वजह से कर लोगे। 4 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल देना। आरजेएस के क्वेश्चन में अमूमन ये तरह की बात रही है कि इलस्ट्रेशन को एज इट इज उठाकर पूछ लेते हैं। रूल नंबर 22। कुछ दशाओं में निष्पादन के लिए व्यक्ति को घोषित करने की सूचना। ये वही है जो मैं बताता था कि एप्लीकेशन करने के बाद में निष्पादन करने वाला कोर्ट उससे क्या मांगेगा, उजर, क्योंकि एप्लीकेशन काय का पेश क्या है, इजराय की याचिका, तो सामने वाले आदमी को उजर मांगेंगे। अब उजर क्या हर डिग्री पे मांगे जाएंगे, नहीं, क्या क्या स्थिति पर मांगे जाएंगे, जब डिग्री की तारीख के पश्चात 2 साल हो चुके हैं और उसके बाद अपन ने एप्लीकेशन किया है। दूसरा, डिग्री के पक्षकार के विधिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध किया गया है, मतलब वो जो पक्षकार था वो तो मर चुका है, अब एग्जीक्यूशन किसके खिलाफ किया जा रहा है। तीसरा, जहां डिग्री का पक्षकार दिवालिया न्याय निर्णय किया गया था या दिवाली के समुद्देशित के विरुद्ध रिसीवर की नियुक्ति की गई थी, तो इन 3 स्थितियों में क्या मांगा जा रहा है, उजर मांगा जा रहा है। मतलब सामने वाले आदमी को नोटिस भेजा जा रहा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ इस डिग्री का निष्पादन कर दिया जाए, और यदि सामने वाले आदमी ने लाकर पेश कर दिया कि सर इस तरह की काम हो चुकी है, तो फिर बाद में निष्पादन नहीं होगा। और यदि वो पेश नहीं करता है कोई भी कारण, तब फिर कोर्ट क्या आदेश देगी, एक्स पार्टी उसको इजराय करने के आदेश दे देगी। 1 मिनट देखना, कहा रूल नंबर 23। क्या लिख रखा है, सूचना कौन से नियम के तहत, नियम 22 के तहत के अधीन सूचना निकाली गई है, वो आदमी उपसंजात नहीं होता, तो न्यायालय का समाधान प्रद रूप से हेतु भी प्रदर्शित नहीं करता है।
कि डिक्री का निष्पादन क्यों नहीं किया जाए, वहां न्यायालय आदेश देगा कि डिक्री का निष्पादन किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, एक पक्षीय कार्यवाही हो रही है। रूल नंबर 106 निकालो। एक पक्षीय कार्यवाही को अपास करवाने के लिए न्यायालय में आवेदन। क्या कह रहा है 106, एक पक्षीय रूप से पारित आदेशों को आदि को अपास करने के लिए आवेदक जिसके विरुद्ध नियम 105 के उपनियम 2 के अधीन कोई आदेश दिया गया है अथवा विरोधी पक्षकार जिसके विरुद्ध इस नियम के उपनियम 3 के अधीन या नियम 23 के उपनियम 1 के अधीन कोई एक पक्षीय आदेश दिया गया है, तो वो चाहे तो आदेश को या कार्रवाई को अपास करने के लिए आवेदन रूल नंबर 106 पे लगाएगा। चले वापस, रूल नंबर 23 हो गया। निष्पादन का रोका जाना, रूल नंबर 26। न्यायालय निष्पादन को कब रोकेगा, अपन ने कई बार बात की है। यदि वो परमिशन के लिए कहता है कि सर मेरे को अपील करने का मौका दो, उस वक्त कोर्ट इस अपने एग्जीक्यूशन को तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो अपील का आवेदन नहीं कर देता। सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 389 जिसमें ये कहा था कि साहब सजा को तब तक के लिए सस्पेंड किया जाए जब तक कि मैं अपने अपील किए जाने के अधिकार को इस्तेमाल नहीं करूं। जमानत वाला, हाँ, जमानत 389 तब तक उसके लिए जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। 389 एक्चुअली अपील पावर है बेटा, 372 से 394 है। जिसमें ना हाई कोर्ट हाँ, यदि डेथ सेंटेंस और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट के संबंध में कोई सजा थी तो अपील या कोर्ट उसको जमानत पर छोड़ने की बात करता है, तो अपीलेंट कोर्ट तब तक नीचे वाली कोर्ट को उसको सजा को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए आदेश नहीं देगी जब तक कि वो पीपी को सुन नहीं लेता है। यही था ना, पीपी को सुना, ऑब्जेक्शन डाल दिया, चलो ठीक है ये तो हल्का फुल्का सा है, तो फिर अपील को एक्सेप्ट कर लेगा। रूल नंबर 30 से शुरू हो गया है निष्पादन की रीतियां। धन के समुदाय की डिक्री है तो रूल नंबर 30 में लैंड त्रीणी में से सिविल कारागार में निरोध के द्वारा या उसकी संपत्ति की पूर्ति या विक्रय दोनों के द्वारा निष्पादित की जा सकती है। ठीक है, 30 नया का है आज, उसके मम्मी को हुआ नहीं था अभी तक। रूल नंबर 32 इसे पढ़ो प्रमिला। विनिर्दिष्ट पालन के लिए दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री। देखो ये है ना, 3 बातों के लिए बात बता रहा है। एक तो विनिर्दिष्ट पालन के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दूसरा दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, और तीसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और फॉर एन इंजेक्शन for the specific performance for the institution of conjugal right or for an injection। अच्छा, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट को बता रहे हैं, उसको स्पेसिफिक नहीं परफॉर्मेंस नहीं, इसकी हेडिंग ऐसी लग रही लेकिन है 3। हाँ पूरा पढ़ने में 3 पढ़ो जरा। विनिर्दिष्ट पालन के लिए दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री। तो दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन व्यादेश के लिए डिक्री, तो सर स्पेसिफिक रिलीफ मिल सकता है इसमें। स्पेसिफिक रिलीफ अपन दाम्पत्य अधिकारों के लिए कैसे मांगेंगे, वो तो पर्सनल लायबिलिटी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि जो काम हुआ है वो का वो हो। पत्नी छोड़कर चली गई मुझे, पत्नी को कहा जज साहब लेकर जाओ कि ये कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं करा सकते, ये मेरी पर्सनल लायबिलिटी है, और पर्सनल लायबिलिटी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। किसी डॉक्टर को क्या बाउंड किया जा सकता है कि आप इसका ऑपरेशन करो कि करो, नहीं है ना। चलो आगे आओ 32 में। जहाँ उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध संविधा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए या दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए या व्यादेश के लिए कोई डिक्री पारित की गई है। समझना है ना, डिक्री पारित हुई कितने मैटर्स में, 3 अलग अलग मैटर्स में। ठीक है, अब इसमें ये देखने की कोशिश करना
कि क्या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन में क्या उसको सिविल कारावास में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, ये देखना आप। यह व्यादेश के लिए कोई डिग्री पारित की गई है, उस डिग्री के आज्ञानुवर्तन के लिए अवसर मिल चुका और उसका आज्ञानुवर्तन करने में वह जानबूझकर असफल रहा है, वह डिग्री दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिग्री की दशा में उसकी संपत्ति की कुर्की के द्वारा या संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए या व्यादेश के लिए डिग्री की दशा में सिविल कारागार में उसको निरोध द्वारा या उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा या दोनों रीति से प्रवृत्त की जा सकती है। मतलब दाम्पत्य अधिकारों के प्रवर्तन में तो केवल क्या किया जा रहा है, उसकी संपत्ति की कुर्की, पर परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और टेम्पररी इंजेक्शन को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए सिविल कारावास और संपत्ति की कुर्की दोनों की जा रही है। ठीक समझ गए ना? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो रूल नंबर 37 से शुरू हुए गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध। जब गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध था तो वहां लिखने का था सेक्शन नंबर 57 में, क्या 57 बताओ? वही तो है ना कि जीवन निर्वाह भत्ता नेशनलिटी को तय करते हुए कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ कोड भी लिखा हुआ रहेगा, मैं तो घबराओ मत। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 39। जीवन निर्वाह भत्ता पढ़ो क्या लिख रखा है। जब तक और जिस समय तक डिक्रीदार ने न्यायालय में ऐसी राशि जमा न कर दी हो तो न्यायाधीश निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी से लेकर उसके न्यायालय के समक्ष लाए जा सकने तक उसके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त समझता है, तब तक कोई निर्णीत ऋणी डिग्री के निष्पादन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे हैं? निर्णीत ऋणी को धन के डिग्री के संदाय की स्थिति में तभी गिरफ्तार किया जाएगा जब डिग्रीदार ने न्यायालय में क्या प्रस्तुत कर दिया है? जीवन निर्वाह भत्ता। यही तो लिख रखा है। जब तक जिस समय तक डिग्रीदार ने न्यायालय में ऐसी राशि जमा नहीं करवा दी जो न्यायाधीश निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी को लेकर वहां तक ठीक समझे, तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वहां पर तो लिख रखा था कौन तय करेगा, यहाँ पर प्रक्रिया लिखी हुई है। ठीक है ना? बस इतना ही बहुत है। सेक्शन नंबर 46 नहीं सॉरी रूल नंबर 46। ऐसे ऋण अंश या अन्य संपत्ति की कुर्की जो निर्णीत ऋणी के कब्जे में नहीं है। अभी मैंने क्या बताया था, जो निर्णीत ऋणी के कब्जे में नहीं है वो वाली भी संपत्ति हो सकती है। जैसे कि मेरा मकान जो मैंने किसी को किराया दे रखा है पर उसकी संपत्ति, वो संपत्ति आपको रिस्टोर करनी है। मैं होता तो मुझे तो घर से बाहर निकाल के करवा लेते, पर अभी उसमें कौन रह रहा है? एक ऐसा आदमी जिसका उससे लेना देना कोई नहीं, तो फिर उसके लिए एक अलग प्रोसेस बता रखा है। हमें बात करनी है ऑर्डर नंबर 46 के ए की, जिसको हमने क्या कहा? गार्निशी ऑर्डर। तो गार्निशी की सूचना है, इसमें तो नोटिस दिया जा रहा है। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? पल्लवी निर्णीत ऋणी का ऋणी ना उसको गार्निश ऑर्डर 46 में होगा ना? सूचना ये जरूरी है, 46 में होगा। हाँ 46 में गार्निशी ऑर्डर। आपका पेन गिर गया अंदर। और 46 ए में होगी गार्निशी को सूचना। क्या गार्निशी ऑर्डर में मतलब जो आदमी ऋणी का ऋणी है उसको आदेश दे दिया, तो वो क्या उसको एज इट इज मानने के लिए बाउंड है, अपील भी कर सकता है? तो आ गया 46 का एच, डिग्री के रूप में अपील नहीं होंगे। रूल नंबर 50 फर्म के विरुद्ध डिग्री का निष्पादन।
कौन से सेक्शन में पढ़ा था अपन ने? रूल नंबर 50 का हवाला, ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 50, प्रोविजन नंबर बी और सी के अलावा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध डिग्री को एग्जीक्यूट करने की शक्ति सेक्शन 42 कौन से न्यायालय की शक्ति? अंतरित न्यायालय की डिग्री को निष्पादन करने की शक्ति है ना। तो वो आदमी केवल फर्म के पक्षकार के विरुद्ध तो डिग्री को एग्जीक्यूट करवा सकता है, उसके अलावा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो ऑर्डर नंबर 21 का रूल नंबर 50 के प्रोविजन नंबर बी और सी में ही लिख रखा है कि ये वो व्यक्ति है जो व्यक्ति फर्म के भागीदार है, और फर्म के भागीदार के अलावा कोई अन्य व्यक्ति तो उसके विरुद्ध वो एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता। क्या अंतरित न्यायालय की डिग्रियों को कुर्क करने की शक्ति होती है? 3 शक्तियां कौन कौन सी? ट्रांसफर, कुर्क, डिग्रियों को कुर्क कर सकता है। 3 नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध डिग्री करते तो डिग्रियों की कुर्की की जा सकती है सेक्शन नंबर 53। रूल नंबर 58, दावों और आक्षेपों का न्याय निर्णय। ये कौन से दावों और आक्षेपों का न्याय निर्णय है? जो डिक्री के निष्पादन में किसी संपत्ति को कुर्क कर ली गई है उसके संबंध में दावे। सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 86 क्या देखा था? कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में आक्षेप। कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में आक्षेप मतलब कोई आदमी ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें इसका इंटरेस्ट था। सीपीसी भी हमारी थोड़ी सी यहाँ हमें लाचार होती दिखती है। सेक्शन नंबर 46 में तो लिख रखा है कि जो भी कोई भी आदमी होगा वो सब के सब उस पार्टी के पक्षकार होंगे, ठीक है। हाँ, सेक्शन नंबर 47 में तो विस्तृत शक्तियां दे रखी है पक्षकार से, पर हित निहित किस किस में इसके बारे में वो वाला सेक्शन थोड़ा सा संकीर्ण है। ऑर्डर नंबर 21 के रूल नंबर 58 ये कहता है क्या कि यदि किसी तरह की संपत्ति को कुर्क कर लिया भी गया और ऐसे कुर्क किए जाने के बाद में भी अपन उसको विक्रय किए जाने से बचाने के लिए कुछ दिमाग लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो वकील साहब ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में क्या सलाह देता है किसी दूसरे आदमी को जो कोर्ट के फर्दरेंस में कुर्क कर ली गई है, पहले ट्रांसफर कर दी गई कि साहब उस पर एक ऐसा बात कर दो कि मैंने ये प्रॉपर्टी, मान लो मैं जजमेंट डेप्टर था और मेरी प्रॉपर्टी किसी ने कुर्क कर ली, किसने कोर्ट ने, किसके कहने पे? डिग्रीदार के कहने पे। डिग्रीदार ने मेरे से 40 लाख रुपए की मांग की और प्रॉपर्टी मेरी कुर्क हो गई। अब मुझे पता है मेरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अब मेरे पास में क्या ऑप्शन है कि मैं कोई ऐसा साधन या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रचूं जिसमें कि उस प्रॉपर्टी के संबंध में आधी प्रॉपर्टी में जुबेर को दे दूं, चाहे वो गिफ्ट भी हो सकता है, चाहे वो सेल डीड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब उस प्रॉपर्टी के संबंध में इंटरेस्ट किसके क्रिएट हो गए? जो अभी तक वाद के पक्षकार के संबंध में जो भी कोई बात होगी उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन जो अराइज होगा वो कौन सेट करेगा? वही कोर्ट जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही, जो वाद के पक्षकार है। क्या अभी जुबेर वाद के पक्षकार थे? नहीं। तो अब ये उस प्रॉपर्टी के संबंध में क्या लाएंगे? नया वाद लाएंगे, और जब नया वाद लाएंगे तो वो डिग्री को एग्जीक्यूट करने का प्रावधान रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये जब वाद लाए हैं तो उस कोर्ट से ऑर्डर नंबर 21 के रूल नंबर 26 में अभी अपन ने देखा कि स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन, या फिर अपीलेट कोर्ट से मैं खुद ही अपील कर दूंगा कि सर ये प्रॉपर्टी उनकी है। समझ गए? उसी तरह से जिस तरह से कि ऑर्डर नंबर 17 का जो वीक पॉइंट है ऑर्डर नंबर 9 है, उसी तरह से सेक्शन नंबर 47 का जो वीक पॉइंट है वो है ऑर्डर नंबर 21 का रूल नंबर 58। नाली नहीं समझ में आया? इंटरेस्ट किसी दूसरे आदमी को दे दिया, वो नया पक्षकार हो गया। सारे पक्षकारों के संबंध में बातें तो कौन करेगा? सेक्शन नंबर 47 सेम कोर्ट, पर ये नया पक्षकार होने की वजह से सेम कोर्ट उसको नहीं सुन पाएगा, तो नया दावा करना पड़ेगा जिसमें कि एग्जीक्यूशन पे स्टे लग जाएगा। 58 बस ये जो मैंने बात बताई है उसी का प्रोसेस लिख रखा है, बाकी कुछ नहीं। मेरे हिसाब से ये वाला प्रोसेस मैथ में नहीं आएगा, है ना? एक रूल नहीं मिल रहा है मेरे को जिसमें ना जजमेंट डेप्टर डिग्रीदार को ये कहता है कि क्या मैं किस्तों पर संदाय कर दूं, क्या इंस्टॉलमेंट, क्या मैं पीछे चूक गया हूं या अब आएगा हूं?
चलो अभी अपन उसको देखते हैं, पर उसके पहले सेक्शन अब में आएगा सर, अब आएगा। किस तो पसंद आए? किस्तों पर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पसंद आए कि हाँ यही है सब, किस्तों में दे रहा है वो 25% वगैरह। नहीं वो भी नहीं। ये तो वो वाला है तब जो वो हाथों हाथ कितने राशि जमा कर हाँ तो आपकी राशि वाली हो जाएगा। चलो अभी पता चल जाएगा। एक आ जाओ रूल नंबर 68। निर्णित ऋणी की संपत्ति को यदि विक्रय किया जा रहा है तो जजमेंट डेप्टर के सिग्नेचर होने जरूरी है उसमें। कब? जब प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो 15 दिन के भीतर, और प्रॉपर्टी मूवेबल है तो 60 दिन के भीतर। किसके? न्याय सदन में ऐसा आदेश लगाए जाने के बाद। और यदि ये समय निकल गया तो फिर अब उसके सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। क्यों? रूल नंबर 68 नहीं 68। 58 बार में खत्म, क्या पढ़ो चेंज करवाने में पेज नंबर 58 आ गया सीधा ही 50 से इनका। पेपर ऊपर नीचे इंक्रीज 51 52 पेज। पेपर वो फिर से नहीं है आपके पेज, पीछे तो नहीं डाल दिया होंगे। कोई बात नहीं, फोटो कॉपी करवाएगा। 68 पे आगे। जैनब आपके उसमें कहीं लिखा हुआ है उस बैरक पे कि साहब है ना डिक्रियों का निष्पादन में यदि निर्णित ऋणी किस्तों में भुगतान करना चाहे तो डिक्रीदार का सहमति उसमें जरूरी है। याद कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। क्या है कि निर्णित ऋणी ने कोर्ट से ये इल्तिजा की कि सर 2 लाख रुपए की डिग्री पारित की आपने, और मैं 2 लाख रुपए दे तो दूंगा पर 50-50 हजार रुपए की 4 किस्तों में दे दूंगा। तो क्या कोर्ट अपनी तरफ से उसको इंस्टॉलमेंट में करने के आदेश दे सकता है? नहीं। कोर्ट इंस्टॉलमेंट में दिए जाने की अनुज्ञा कब देगा? जबकि डिग्रीदार ऐसी करने की अपनी सहमति दे देता है। फिर आ जाओ सीधा सेक्शन रूल नंबर 106। हाँ इसलिए अमेंडमेंट होगी मेरे हाँ क्या उनको पता था, आपको तो पढ़ने ही नहीं है। इंपॉर्टेंट ही रखे सर इसके हिसाब। फिर 106 में देख लेना भाई, एक तो ना रूल नंबर 105 का हवाला दे रखा है, और रूल नंबर 105 में स्थगित मामले में पुकार दिया और रिटर्न कौन सा है भाई? तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद देख लेना और तो हो जाएगा। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है,
जो क्वेश्चन जहाँ से आने वाले हैं वो सारे के सारे अपन ने रूल्स इसके देख लिए अमूमन। हाँ चलिए आदेश नंबर 22। पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवालिया। पक्षकारों की मृत्यु के बारे में देखा था अपन ने जब अपन सेक्शन नंबर 12 की बात कर रहे थे, तब अपन ऑर्डर नंबर 22 के रूल नंबर 1 पर भी आए थे। ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 9, ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 9 पर आए थे ना, जिसमें क्या लिखा था अपन ने कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वाद का उपशमन कर दिया गया है, और अब किसी भी आदमी को वाद के उपशमन को नहीं करवाना, उनको ये चाहना है कि साहब वाद खत्म नहीं होना चाहिए, वाद में कोई ना कोई डिग्री पारित होनी चाहिए, तो ऐसे उपशमन के आदेश को अपास करवाए जाने के लिए आदेश लगाया जाएगा, एप्लीकेशन लगाई जाएगी ऑर्डर नंबर 22 के रूल नंबर 9 में। अच्छा, आपसे यदि कोई सवाल पूछ ले, जनरल क्वेश्चन, कि यदि किसी व्यक्ति की सिविल वाद में मृत्यु हो जाती है तो क्या वाद का उपशमन हो जाएगा? तो अपन क्या लिखेंगे कि यदि वाद लाने का अधिकार बचा हुआ है तब उपशमन नहीं होगा, और यदि वाद लाने का अधिकार उस व्यक्ति के साथ खत्म हो गया तब व्यक्ति भी खत्म और वाद भी खत्म, वाद का उपशमन हो जाएगा। तो ये बात लिख रही है रूल नंबर 1 में, यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से वाद का उपशमन नहीं होगा, और यदि वाद लाने का अधिकार नहीं बचा है तो उपशमन हो जाएगा। रूल नंबर 4A, यदि कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है और उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं मिल रहा है और उस प्रॉपर्टी के संबंध में सुनवाई की जाना जरूरी है, तो अब उसकी तरफ से पैरवी कौन करेगा? प्रॉपर्टी की तरफ से कोर्ट एक आदमी को अपॉइंट करेगी, जिसको अपन कहते हैं महाप्रशासक, या न्यायालय किसी भी अधिकारी को उस व्यक्ति की मृत संपत्ति पर रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट कर सकती है। हाँ, किसी भी अन्य व्यक्ति, जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा फैमिली मेंबर। आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में देखा है क्या कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी जो इंटरस्टेट मर जाता है, इंटरस्टेट का मतलब निर्वसियती, वसीयत करने के बिना ही मर जाता है, तब उसकी संपत्ति सक्सेशन में कहाँ जाएगी? और यदि कोई आदमी इंटरस्टेट मरता है तो तो वाद हो सकता है। देखो, यदि इंटरस्टेट मरा है, नहीं वसीयत को लिखने के बाद में मरा है, तब तो वसीयत लागू होगी, पूरा सक्सेशन एक्ट खत्म हो जाएगा, वो कब कोई भी लागू नहीं होगा। वसीयत केवल उसी स्थिति में लागू होगी, नहीं सॉरी, सक्सेशन एक्ट जब कोई भी आदमी निर्वसीयती मरता है। अब निर्वसीयती मरता है तो संपत्ति कैसे जाएगी? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 4 अलग अलग तरह के 4 है। ग्रुप नंबर 4 में हिंदू की प्रॉपर्टी किस किस को जाती है? 1 में तो पुत्र और बड़ा ही नहीं है। अच्छा, हिंदू अपने हिंदू एक पढ़ा नहीं होगा ना, हिंदू तो आपके होगा नहीं। सीरीज में से पढ़ा। हाँ, आई उसमें आरजेस में बता रहे हैं। फर्स्ट का बात कर रहे हैं सर, क्लास फर्स्ट। फर्स्ट का क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास 4, क्लास। फर्स्ट में ये सब है पुत्र। अच्छा चलो, अपन ने सारी चीजों को कर लेते हैं, ठीक है। क्लास फर्स्ट में यदि कोई भी नहीं है तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? क्लास सेकंड में नहीं है तो, और थर्ड में नहीं है तो, और 4 में भी कोई आदमी नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट को। और उस स्टेट गवर्नमेंट को जाने से पहले वो तय तो करेगी कि साहब वास्तव में ये स्वामी था या गवर्नमेंट सिस्टम था। इस वजह से उसको प्रशासक नहीं, कोर्ट की तरफ से कौन अपॉइंट किया जा रहा है? महाप्रशासक, या कोर्ट का कोई भी एक ऐसा अधिकारी। अच्छा, ऐसा करके वो क्या करना चाह रही है कि मान लो उस प्रॉपर्टी से कई आदमी डेप्थ मांगते थे, उस पर कोई उसका ऋण था, तो फिर वो प्रॉपर्टी जब गवर्नमेंट के पास में जाएगी, इसके पहले ऋणों का भुगतान होगा, इस प्रॉपर्टी से हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर टन गोपाल है। ये प्रॉपर्टी भी जाएगी, सरकार के पास कुछ जा ही नहीं रहा है। चलो आगे, रूल नंबर 9 अपन ने पढ़ ही लिया।
यदि वाद का इस आदेश के दिन उपशमन हो जाता है या खारिज कर दिया जाता है तो नया वाद उसी वाद हेतु पर नहीं लाया जाएगा, और यदि नया वाद लाने के लिए जरूरत नहीं है तो फिर उसी उपशमन के आदेश को खारिज करवाए जाने के लिए, अपास करवाए जाने के लिए आवेदन, ये अपन ने पढ़ लिया था। खत्म रूल नंबर 22। रूल नंबर 23। वादों का प्रत्यारोपण और समायोजन। अच्छा, इसमें महिला की विवाह का नहीं आया अभी तक? आया साथ में हाँ, ये देखना पड़ेगा। यदि प्रतिनिधि विवाह करता है समय की पश्चात मृत्यु होने से उपशमन। एक तो रूल नंबर 6 पर आओगे, इसी का ऑर्डर नंबर 22 का क्या कह रहा है? सुनवाई के पश्चात मृत्यु हो जाने से उपशमन न होना। मतलब क्या हुआ? निर्णय होना बाकी है, मामले की कार्यवाही पूरी हो चुकी, बस केवल निर्णय होना बाकी है, और बीच में किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उपशमन नहीं होगा। ऐसे निर्णय सुनाया जाएगा जैसे कि मामले में किसी व्यक्ति की मृत्यु भी नहीं हुई है ना। पढ़े जरा। पूर्वगामी नियमों में किसी बात के होते हुए भी चाहे वाद हेतु बचा हो न बचा हो, सुनवाई की समाप्ति और निर्णय के सुनाने के बीच वाले समय में किसी भी पक्षकार की मृत्यु के कारण कोई भी उपशमन नहीं होगा, किंतु ऐसी दशा में मृत्यु हो जाने पर भी निर्णय सुनाया जा सकेगा और उसका वही फल और प्रभाव होगा मानो वो मृत्यु के पूर्व सुनाया गया हो। हाँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट में डाल देना रूल नंबर 6 को। ये लाइन जो दे रखी है ना, एज इट इज, इसी लाइन को क्वेश्चन में डाल देते हैं। फिर बाद में आगे 7 पर, स्त्री पक्षकार के विवाह के कारण वाद का उपशमन नहीं होना। एक महिला जिसने किसी के ऊपर कोई सिविल सूट था, पैसे लेकर बैठ गई, दे नहीं रही, ब्याह कर लिया, तो उसका मतलब उसकी लीगल स्टेटस चेंज थोड़ी हो जाएगी। तो लीगल स्टेटस चेंज नहीं होगा तो वो दावा भी खत्म नहीं होगा। दूसरी बात कि यदि वो महिला उस चीज को पर्सनल सर्वाइव करने के लायक थी तो उसका पति उसके लिए लायबल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, मतलब ये कैसे कि वाइफ खुद पैसा कमा रही है अपने आप से अलग, हस्बैंड खुद अपने आप से पैसा कमा रहा है, तो अभी केवल और केवल कौन होगा उसका जिम्मेदार? वो वाइफ, औरत ही होगी। अब यदि विवाह करने के पश्चात महिला ऐसी स्थिति में किसी पति के साथ में रहती है जिसमें पति उसके सारे के सारे दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बाउंड है, जैसे कि महिला प्रदर्शुदा है, घर में ही रहती है, घर के ही काम करती है, बाहर का कोई काम नहीं करती, उसके मेंटेनेंस भी कौन करेगा? उसका पति। उसके खर्चे भी कौन करेगा? उसका पति। तो ऐसी स्थिति में जिसमें पति उसकी लायबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए लायबल है, तब अब उसका डेब्ट कौन भरेगा? पति भरेगा, ध्यान रखना। और मान लो कोई भी महिला इस तरह का दावा जीत जाती है, डिक्री होल्डर बन जाती है, कोर्ट उसके पक्ष में डिक्री पारित कर देता है, और वो महिला कौन थी? जिसके कर्तव्यों को पालन करने के लिए कौन बाउंड था? पति। तो अब डिग्री को एग्जीक्यूट कौन वो महिला करेगी या हस्बैंड करवा सकता है? हस्बैंड भी करवा सकता है। तो दोनों बातें हैं कि यदि वो इंडिपेंडेंट है तब तो फिर वाइफ खुद ही रहेगी, यदि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, पूरा पति के ऊपर आश्रित है, तब फिर उसके हस्बैंड ना केवल जजमेंट डेप्टर के रूप में बल्कि डिग्री होल्डर के रूप में भी लायबल रहेंगे। हो गया 7। पर एक बात ध्यान रखना, किसी ऐसी महिला से शादी नहीं करनी है जो कर्जे में डूबी हुई हो, जो क्या हो दीवाने है, उसका पति जज होता है वही इसको। अभी मैंने कुछ देर पहले अंगूर ले लिए कुछ है ना, एक ठेले वाले से, तो मैं और मेरा बच्चा छोटा वाला अंगूर खा रहे थे, खट्टा आ गया। पापा दिवाली ने खट्टे अंगूर देख लिए। मैंने कहा ये दिवाली शब्द कहाँ से लाया? जो उसका वो जो जज था ना, उसने शादी कर ली तो उसने अरे वाजू, किसी क्लाइंट से जज क्यों ब्याह करेगा? जज तो जज से ब्याह करेगा ना। फिर जज का पर्सनल इंटरेस्ट हो जाएगा। जज हटाना पड़ेगा। हाँ, कौन सा केस आया था? सर वो कोई बड़ी अफसर ही गिरफ्तार हुई थी, वो जेल में भी रही थी। आरएस गिरफ्तार हुई थी। अभी ये जो दिया और की वो क्या? नहीं, इससे पहले आरएस अल्लूर में गिरफ्तार हुई थी। जमानत पे छोड़ा था, दोनों ने दिया। उसकी शादी मजिस्ट्रेट अच्छा, चलो आगे चलते हैं। वैसे पाली के मजिस्ट्रेट साहब, एक प्रणय जोशी जी, एक दूसरी मजिस्ट्रेट महोदय से शादी करने वाले हैं। वहां का प्रत्यारोपण समझ क्या? इसी बैच में अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। क्या नाम था? हाँ पता नहीं, कोई नाम होगा। चलो 23 पे आगे, ऑर्डर नंबर 23। प्रत्याहरण का क्या मतलब होता है? विड्रॉल विड्रॉल करना।
एक विड्रॉल के बारे में हम लोगों ने जानकारी देखी थी कि जब हम पढ़ रहे थे ऑर्डर नंबर 1 का रूल नंबर 8 क्या कहता है? प्रतिनिधिक सभी लोगों की सहमति से वो विड्रॉल करें। हाँ, जब कभी कोई आदमी जिसने प्रतिनिधिक वाद पेश किया है तो वो न्यायालय की परमिशन के बिना उसको विड्रॉल का, देखो बेटा, सभी व्यक्तियों की परमिशन है या न्यायालय की परमिशन? सभी व्यक्तियों की नोटिस देगा सर, उनको सूचना देगा? सूचना देगा अगर विड्रॉल कर रहा है। आदेश 23 नियम 1 के उपनियम 1 के अधीन ऐसा वाद में किसी भाग का परित्याग नहीं किया जाएगा और उस आदेश के नियम 1 के उपनियम 3 के अधीन प्रत्याहरण नहीं किया जाएगा और उस आदेश के नियम 3 के अधीन ऐसे वाद में कोई करार समझौता या पुष्टि अभिलिखित नहीं की जाएगी। ठीक है। जब तक कि न्यायालय ने इस प्रकार युगपत सभी व्यक्तियों को उपनियम 2 में मिली की सूची से सूचना वादी के परिचय पर न दी गई। ठीक है, सही चल रहा है आप दोनों। क्या कहा कि साहब यदि रिप्रेजेंटेटिव सूट में विड्रॉल करना है तो इस बात की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेटिव किसको बताएगा? कोर्ट को। कोर्ट इस बात की इंफॉर्मेशन देगा बाकी सारे के सारे व्यक्तियों को, बताएगा कि इस तरह की विड्रॉल हो रहा है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं। और विड्रॉल करने का प्रोविजन क्यों लिखा? अमूमन सीपीसी में भी नहीं, सीआरपीसी में भी क्या होता है, समझौता हो जाता है, समझाई से हो जाती है। जहां समझाई से हो जाती है वहां मामले को, जहां पर मामला खत्म हुआ वहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा। अब मामला जिसको अपन ने कहा कि ना कोर्ट ने कंटेस्टेड सुनकर फैसला पारित किया, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या हो गया, समझाइश के बुनियाद पर मामला सेट असाइड हो गया, तो वो कब कंटेस्टेड मामला नहीं रहा। इस तरह की कई चीजें सीपीसी में आती है। भाई लड़ ले कैसा, आप तू ऊपर कौन रहे वाला, मैं नीचे कौन बोला, तो मतलब ऊपर वाले फ्लोर में आप रहोगे, नीचे वाले फ्लोर में मैं रहूंगा, बीच में दोनों के बीच राजीबाजी हो गई, वहां खत्म मामला, वहां के वहीं सेटअप कर, वहीं के वहीं खत्म करना पड़ेगा। विड्रॉल कर लो। क्या एक बार विड्रॉल कर लिया जाता है तो क्या उसी कॉज ऑफ एक्शन पर वापस से डाला जा सकता है? हाँ। अगर न्यायालय की परमिशन से विड्रॉल यदि न्यायालय की परमिशन से विड्रॉल किया जाता है तो उसी कॉज ऑफ एक्शन के अराइज होने के बाद लिमिटेशन समय को बाउंड रखते हुए वापस से डाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो अतिरिक्त वादों के वर्जन सेक्शन नंबर 12 से कम हो जाएगा। ऑर्डर नंबर 22-23 का रूल नंबर 1 का प्रोवाइसो देख रहा हूं मैं, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि आदेश 32 के उपबंध लागू हो रहे हैं, जिसको मतलब कि माइनर के बेस पर कोई दावा पेश किया गया था। ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 1 का फर्स्ट प्रोवाइसो कह रहा है कि यदि माइनर जो कोई भी व्यक्ति अवयस्क था और उसकी तरफ से कोई आदमी अपना दावा पेश कर रहा था, जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है, कौन होता है? वाद मित्र, है ना। वो यदि विड्रॉल करना चाहता है तो कर सकता है, परमिशन कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं करेगा, न्यायालय की इजाजत के बिना, नहीं तो वाद के दावे का परित्याग करेगा और न किसी बात। इसका रूल नंबर 1 का प्रोविजन नंबर 3, जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है तो ये बाकी के कंटेंट अपन लोगों ने पढ़े थे कि कोर्ट को लगता है कि ये वास्तव में प्रायोगिक रूप से फेल हो जाएगा या विषय वस्तु के दावे के भाग को नया संशोधित कर सकता है, तो उसको ये स्वतंत्रता दी जा सकती है कि विड्रॉल कर लो और फिर वापस से फाइल कर देना। ये वाली चीज अपन ने पढ़ी हुई है। फिर इसके आधार पर अपन ने देखा था कि समय सीमा क्या रहेगी, ऐसा माना जाएगा कि ये इंस्टीट्यूट किया ही नहीं। हाँ, तो ये इंस्टीट्यूट नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था उसी दिन से परिसीमा समय स्टार्ट रहेगी। अच्छा, क्या वाद में समझौता हो सकता है बीच में कभी भी? ये तो है विड्रॉल, और अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो है समझौता। समझौता कभी भी हो सकता है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3A, हाँ, किसके लिए वाद का वर्जन? कोई डिग्री अपास करने के लिए कोई वाद इस आधार पर नहीं लाया जाएगा कि वह समझौता जिस पर डिग्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं था। क्या कहा किसी आदमी ने कि सर हम दोनों ने समझौता तो कर लिया था, वाद खत्म हो गया था, पर जो समझौता हुआ था वो इलीगल था, या फिर मेरे को दबाव में रखकर किया। हालांकि देखो, दबाव में रखकर किया ये एक अलग बात है, याद रखना। दबाव में रखकर किया और उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि वास्तव में दबाव था, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्दरेंस में वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं वो कौन सा एग्रीमेंट हुआ है,
वॉइड या वॉइडेबल? Voidable। वॉइडेबल है। जस्ट इसके पहले वाली बात देखेंगे अपन, वापस पीछे आके स्पष्टीकरण में क्या लिख रखा है? ऐसा करार या समझौता जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अधीन शून्य करनी इस नियम के अर्थ में विधिपूर्ण नहीं समझा जाएगा। मतलब यदि उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि वॉइडेबल है तो फिर वो समझौता विधिपूर्ण नहीं समझा जाएगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि वाद का वर्जन इस आधार पर कि सब डिक्री जो पारित की गई थी जिस समझौते के आधार पर वो विधिपूर्ण नहीं था, तो इस बात को चैलेंज नहीं किया जाएगा। मतलब अगर इलीगल हुआ तो भी वो नया वाद नहीं ला सकता। वाद नहीं ला सकता। नया वाद नहीं ला सकता भाई। समझौता तो समझौता है कि पैरामीटर जो फरमाइश होगी वो उसी वक्त क्लियर हो जाएगी। अच्छा, न्यायालय की किसी भी डिक्री को इस आधार पर चैलेंज किया जा सकता है कि कोर्ट ने फ्रॉडुलेंट बेस के आधार पर ऐसी डिक्री पारित कर दी थी। कौन से प्रोविजन में? कपट पर अगर आधारित हो तब तो कर सकते। 44 आई थी इंडियन एविडेंस। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 44 यही कहता है कि साहब यदि आप फ्रॉड को प्रूव कर देते हो तब तो कोर्ट के द्वारा पारित की गई डिक्री सेटिस्फाइड हो जाएगी, है ना। तो ये तो हो सकता है, पर समझौता जिस आधार पर किया गया है वो आधार को अब आप चैलेंज कर रहे हो कि सर वो विधिपूर्ण नहीं था, तो इस आधार पर नया दावा कहने पर समझौता आपके कहने पर ही हुआ था। इसमें कुछ बात लिखी हुई है क्या समझौते के बारे में? कुछ एक बार मेरे को दूं तो चलो। हाँ, एविडेंस एक्ट की धारा 44 की शर्तों को पूरा करता है समझौता तो डिक्री को अपास करवाया जा सकता है। तो एविडेंस एक्ट की सेक्शन नंबर 44 क्या कहता है? फ्रॉडुलेंट मामले में क्या डिक्री न्यायालय से कपट के द्वारा पारित कराई गई हो तो। और अब वो कह रहा है कि सर ये जो समझौता पेश किया गया था वो विधिपूर्ण नहीं था, पर जब कोर्ट के पास इस तरह का समझौता पेश किया गया था तब कोर्ट ने उसी वक्त ही चेक कर लिया था कि समझौता लीगल था या नहीं था, उसके बाद ही तो कोर्ट ने पारित किया है। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब जो समझौता था वो विधिपूर्ण नहीं है। लिख लो आप लोग यदि इस बात को लिखना चाहो तो, डिक्री पारित होने के बाद डिक्री पारित होने के बाद उस समझौते को चुनौती नहीं दी जा सकती। डिक्री पारित होने के बाद उस समझौते को चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन है भाई? क्या कहना है? क्या लेना है? जो हाँ अरे मत कर। क्या लिखा भाई? डिक्री पारित होने के बाद उस समझौते को चुनौती नहीं दी जा सकती है जिसके आधार पर डिक्री पारित हुई है। क्योंकि समझौते की जांच पहले से ही कोर्ट के द्वारा कर ली गई थी। समझ गए? अब इस बात को भी समझ गए कि ऑर्डर नंबर 23 का रूल नंबर 3A क्या कह रहा है कि अब वो क्या कर रहे हैं, उस समझौते को चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं सर वो विधिपूर्ण लो बेटा नहीं था, तो क्या आप दिया जा सकता है?
उस समझौते को तो चेंज करके तो उसमें वो डीपी पारित किए। देखो बच्चों है ना, अपन जिस एक किताब में एक बार घुसते हैं ना तो मन से घुसते हैं। ये मेरी पुरानी किताब है, तभी तो सर आप कह रहे हैं कि नहीं खरीदो, पैसे नहीं खरीदे। उसमें देखो मतलब वो किताब ऐसी पुरानी कर रखी है, मतलब ऐसी अलग अलग तरह की बातें लिख रखी है जिसमें एक बार पढ़ते ही वो चीजें समझ आ जाए कि अपन ने किस रेफरेंस में वहां लिखा। अब ये मेरी किताब देखो एकदम नहीं पूरी है, इसलिए बच्चों किताबें पढ़ो तो ढंग की पढ़ो। सबसे शुरुआत में जो किताब पढ़नी है ना, ढंग की पढ़नी। ये मुझे बताया था उन्होंने साहब चाहे साहब ने, ऐसी जेम है। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ था तब उन्होंने कहा था मेरे को कि देख ये सीएलए के बैरक ने ये पढ़ने ध्यान रखना, पर मैं फिर से क्या पढ़ा मैंने, वही किताबें जो मेरे पास पहले पढ़ी हुई थी। मैंने कहा नई किताबें नई एक्सरसाइज कौन करेगा, पढ़ लेता तो ठीक रहता है पर हाँ इस बार अपना अलग ढंग से पढ़ रहे हैं कुछ। चलो हो गया भाई, वाद का वर्जन हो गया। थ्री ए थ्री बी क्या बात कर रहा है? प्रतिनिधिवाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की इजाजत के बिना प्रविष्ट न किया जाना, और यदि न्यायालय की इजाजत के बिना प्रविष्ट कर लिया तो शून्य होगा। वो शून्य होगा। अब प्रातिनिधिकवाद में कौन कौन से वाद समझे इसने स्पष्टीकरण में? सेक्शन नंबर 91 92 भी क्या होता है भाई, क्या कहता है 91 और 92 ट्रस्ट के काम के दो या दो से अधिक व्यक्ति, उसमें एडवोकेट जनरल दोनों में। इसमें जो 92 में होना चाहिए वो जो दो व्यक्ति हित रखने वाले होने चाहिए, और उसमें बिना ये भी हो गया रिप्रेजेंटेटिव सूट। आदेश 1-8 ये तो रिप्रेजेंटेटिव सूट है ही। ये एक ऐसा इसको अपन कहते हैं UDF अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड। अच्छा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी क्या होता है भाई, कर्ता कौन होता है, सब्जेक्ट मुख्य होता है, और जितने भी अव्यस्क के परिवार में रहने वाले वो सबके सब उसके रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। ऑर्डर नंबर 24 न्यायालय में जमा करना। क्या जमा कराता है कोई भी आदमी न्यायालय में? प्रतिभूति वगैरह जो कुछ भी जमा करानी करा लो। सर एक बार आप मेरे को बाहर जाने की इजाजत दे दो, 2 लाख रुपए मांगते हैं, ये पकड़ो 2 लाख रुपए, ये जीतेगा तो इसको दे देना, मेरे को फ्री करो आप, और मेरे को कोर्ट के बाहर हिंदुस्तान के बाहर जाने की परमिशन दो। कर लो के 24 25 हो जाएगी। ये सब पढ़ने नहीं है। नहीं बस हेडिंग जरूर याद रखनी है, ऐसा मत करना कि आप हेडिंग भी याद नहीं रखें और ऑर्डर के साथ में। ऑर्डर नंबर 26 कमीशन हो ही गया था। कमीशन में क्या बातें याद रखनी है, वो 6 आधार याद रखने हैं जिस आधार पर कमीशन इशू किया जाता है। हाँ ऑर्डर नंबर 26 का रूल नंबर 5 जो शख्स भारत के भीतर नहीं हो उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन या अनुरोध पत्र कौन से सेक्शन में निकालना है? 46 वहाँ पर 46 भी होगा। हाँ चलो देखो परीक्षा वगैरह हो गई, बस केवल अपन को हेडिंग याद रखनी है किस किस आधार पर करना है। और ऑर्डर नंबर 27 सरकार द्वारा अपने पद या हैसियत में लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध 27 से शुरू होकर सारी अपन ने याद किया था, सनी सैनी फनी यानी से सरकार से 27 में जब अपन दावा कर रहे हैं तो सेक्शन नंबर 79 सेक्शन नंबर 80 81 82 83 ये सारी चीजें कंपाइलमेंट में आ जाएंगे, है ना। सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट ऑफ, और नोटिस दिया जाएगा किस किस को, यदि केंद्र सरकार है तो मां के सचिव, अगर रेल रेल प्रबंधक है तो रेल तो प्रधान प्रबंधक को, और रेल के अलावा यदि कोई है तो मुख्य सचिव को। राज्य की स्थिति में कलेक्टर या सचिव, और जम्मू कश्मीर की स्थिति में नहीं जम्मू कश्मीर कोई भी अधिकारी या कलेक्टर, है ना। मतलब वो अब आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। आ जाएगी सब बातें। गवर्नमेंट की तरफ से प्लीड कौन करेगा? गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि देखो पीपी जो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो तो क्रिमिनल में होता है। यहाँ पर उसी सरकारी अधिकारी को अपन प्लीडर के नाम से जानते हैं। जो कुछ भी आदेशिका जो कोर्ट के द्वारा भेजी जाएगी उसको एक्सेप्ट कौन करेगा?
गवर्नमेंट लीडर ही एक्सेप्ट करेगा उन सबको। रूल नंबर 2, सरकार के लिए कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति सरकार की तरफ से जिस किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज कर रखा है वही मान्यता प्राप्त अभिकर्ता समझा जाएगा। जो जिस किसी भी आदमी को सरकार ने अपॉइंट कर दिया। क्या हुआ? रूल नंबर 5A, लोक अधिकारी के भी वाद है सरकार को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाए। ये हो गया वाद के पक्षकारों का संयोजन। क्या कहा कि लोक अधिकारी है तो फिर किसका संयोजन किया जाएगा? सरकार का खुद का भी संयोजन किया जाएगा। बस इतना सा। ऑर्डर नंबर 27A, भाई ये निर्वचन कोई खास बात नहीं थी, मतलब समय के साथ में पता चला कि इस तरह की बात आती है तो फिर जज साहब क्या ऐसे कानून में इंटरप्रिटेशन करने के बाद अपने मन से ही कर लेंगे या कोई ना कोई प्रोसीजर होगा? तो प्रोसीजर में बता दिया कि किसी भी ऐसे वाद में जिसमें न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि संविधान के अनुच्छेद 147 के साथ पठित अनुच्छेद 132 के खंड 1 में यथा निर्दिष्ट कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, न्यायालय उस प्रश्न का अवधारण करने के लिए जब तक अग्रसर नहीं होगा तब तक कि यदि वह विधि प्रश्न केंद्रीय सरकार के संबंध में है तो किसको सूचना, और यदि वही प्रश्न राज्य सरकार के संबंध में है तो को सूचना नहीं देती है। क्लियर? बस इतना सा। ऑर्डर नंबर 28, जो छुट्टी अभी प्राप्त नहीं कर सकते तो उसकी ओर से वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्राधिकृत कौन होगा? किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है, इसमें नोडल ऑफिसर वगैरह पर घुसे मत। ऑर्डर नंबर 28 को छोड़ो, अपने यहाँ पर लागू नहीं। लागू का मतलब राजस्थान में सेना के संबंध में इस तरह की बात है नहीं। 29 निगम के द्वारा उनके विरुद्ध वाद, क्या निगम पूरी आएगी? निगम के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति हो सकता है। इसमें सिग्नेचर के बारे में हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जा सकेगा। रूल नंबर 1, किसी निगम के द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में कोई भी अभिवचन उस निगम की ओर से उस निगम के सचिव या उसके निदेशक या अन्य प्रधान अधिकारी जो मामले में नेतृत्व के साक्ष्य अभिसाक्ष्य देने योग्य हो, हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जा सकेगा। वो व्यक्ति उसको हस्ताक्षरित और सत्यापित कर सकेगा। ऑर्डर नंबर 30, फर्मों के द्वारा अपने नामों से भिन्न नामों में तो कौन करेगा? पूरी फर्म जाएगी या फर्म के द्वारा होते रहे कोई व्यक्ति? भागीदारी के नामों को प्रकट करना। ऑर्डर नंबर 31, एक रूल देखो तो रूल नंबर 3 को इम्पोर्टेंट कर लेना है यदि कर सको तो, बाकी नहीं पढ़ो तो भी आज तक का क्वेश्चन आया नहीं है। ऑर्डर नंबर 32, क्या जब अपन अवयस्क के संबंध में वाद करते हैं, मतलब कोर्ट में एक दावा लाया है कौन? कोई अवयस्क, तो क्या उस अवयस्क के बारे में हमें स्पेशल बात लिखनी पड़ेगी कि सर ये दावा पेश किया गया अवयस्क के द्वारा? माइनॉरिटी की बात कहाँ लिखी हुई ये बात? 7 के रूल 1 में सर जो अपन प्लांट केस करते हैं सर, हाँ, ऑर्डर 7 के रूल 1 में निकालो ऑर्डर 7 का रूल नंबर 1। पर्टिकुलर्स की बात, उसमें पर्टिकुलर्स बता रखे हैं प्लांट के,
और उसमें बता रखा है कि यदि वाद अवयस्क की ओर से पेश किया गया है तो प्लेंटिफ डिपेंडेंट और माइनर और अनसाउंड दोनों का। हाँ, दोनों का नाम लिखा जाएगा। देखो ऑर्डर नंबर 7 का रूल नंबर 1 नहीं, उसमें बस केवल उसको अंडरलाइन कर लो कि साहब प्रतिवादी अवयस्क या विकसित व्यक्ति है, वहाँ उस भाव का कथन, उस भाव का कथन भी होगा उसमें, है ना। और यदि अपन समरी ट्रायल करते हैं तो ऑर्डर नंबर 37 का समरी ट्रायल का प्रोविजन लिखा जाएगा कि ये समरी ट्रायल के प्रोविजन के संबंध में जब भी कभी प्लेंट पेश किया जाएगा तो उसके कंटेंट भी पेश किए जाएंगे। यहाँ तो ये लिखा है। नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ऑर्डर नंबर 37 में रहेगा वो। अब सुनो भाई, वैसे कोर्ट में दावा कौन पेश करता है? एक वो आदमी जिसकी उम्र, जिसने वयस्कता की उम्र प्राप्त कर लिया। मुस्लिम लॉ में यदि अपन देखें या हिंदू में भी यदि अपन देखें तो सीआरपीसी की धारा 125 में लिख रखा है वयस्क कौन है जिसने किसके अनुसार वयस्कता की उम्र प्राप्त की है? 1875। जबकि हिंदू और मुस्लिम लॉ में अपन देखें तो क्या लिख रखा है? हिंदू में तो वही मतलब 1875 वाला एक्ट ही लग रहा है, बट उसमें 15 साल है। मुस्लिम ने क्या लिख रखा है? या फिर अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 12 नहीं, तो लिखा है विधि द्वारा। एक जगह 18 और एक 21। 18 तो मतलब माइनर हो गया, मेजर हो गया, और 21 तक जब है ना कोर्ट ऑफ गार्जियन उसके लिए अपॉइंट हो रखा है। नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट में एज तो डिफाइन ही नहीं हो रहा कि विधि लिख रखा है कि नहीं सर, वो विधि कॉन्ट्रैक्ट लगी। 1875 का ही लग रहा है। नहीं, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिख रखा है कि वो व्यक्ति जो विधि के द्वारा उस काम को करने में सक्षम है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, तो फिर वहाँ पे 1875 का लग रहा है सर, शायद मेरे हिसाब से लग रहा है। चलो ठीक है, मुस्लिम में अभी अपन बात करें, मुस्लिम में बात करें। हाँ, ये अभी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तब भी अपन आए थे इसमें। नहीं सर, क्योंकि नहीं, जब मैंने सीरीज में क्वेश्चन देखा था ना उसमें एज के लिए स्पेशल इसको डिफाइन कर रहा था, तो सीरीज में देखा ना, तभी तो मैं बोल रहा था। चलो वापस आते हैं। मुस्लिम लॉ में वयस्क कौन है? 15 साल। उसमें लिख रखा है कि वो कोई भी व्यक्ति जो जिस उम्र में अपना उस धर्म के अनुसार जो काम करने के लिए सक्षम है वो उतनी उम्र में उसका वयस्क है। उम्र कोई डिफाइन नहीं कर रखा, ठीक है। जब सिविल सूट करने के लिए कोर्ट में जब हम जाते हैं तो वहां वयस्कता और अवयस्कता का क्राइटेरिया देना पड़ता है कि साहब कौन आदमी दावा कर रहा है, जिसके अपन उम्र लिखते हैं वादी फला फला पुत्र ये उम्र, तो उम्र का हवाला देने के लिए ये डिफाइन किया जाना है कि वो आदमी सक्षम है जो सिविल सूट पेश कर सकता है। और यदि कोई अवयस्क होगा तो 18 वर्ष से कम है तो कोर्ट की तरफ से उस आदमी के लिए कोर्ट में दावा पेश करने के लिए एक आदमी को उसकी तरफ से अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं वाद मित्र। तो क्या केवल और केवल वादी ही अवयस्क हो सकता है या प्रतिवादी भी अवयस्क? मतलब वादी तो 52 साल का है और प्रतिवादी जिससे उसको प्रॉपर्टी लेनी है वो केवल 9 साल का ही है। तो वादी तो कितने साल का हो गया? माइनर है। पर प्रतिवादी सॉरी वादी तो हो गया मेजर, प्रतिवादी माइनर है। अब उसने समन भेज दिया, अब वो 8 साल का छोरा मामड़ा क्या लेकर गया वकील साहब के पास में, सर क्या है एक्चुअली वो 8 साल का नहीं जाएगा, कभी 8 साल का नहीं जाएगा। उस व्यक्ति की मतलब जो 8 साल का बच्चा है उसकी हैसियत से अपॉइंट नहीं, उसकी हैसियत से कोर्ट में डिफेंस लेने के लिए कोर्ट की तरफ से एक आदमी को अपॉइंट किया जाएगा, वो आदमी को कहा जाएगा वादक संरक्षक। दो तो ये बातें याद रखनी है, ठीक है। रूल नंबर 1, अवयस्क वाद मित्र के द्वारा वाद लाएगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और एक है रूल नंबर 3, अवयस्क प्रतिवादी के लिए न्यायालय के द्वारा वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति होगी। वादार्थ संरक्षक को इंग्लिश में कह रहे हैं अपन गार्जियन एड लीडियम, और वाद मित्र को हम कह रहे हैं नेक्स्ट फ्रेंड। तो वहां कभी इस तरह का पूछ ले नेक्स्ट फ्रेंड गार्जियन एड लीडियम, तो आपको याद रहना चाहिए केवल हिंदी के भरोसे मत रहना। 10वीं में हमारे साइंस में एक क्वेश्चन हुआ करता था कि जेनेटिक्स के जो क्रोमोसोम होते हैं उसको काटने के लिए एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम होता है एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम, है ना। एंडो का मतलब कट बीच में से, और न्यूक्लियोजेज पीछे लग रहा है तो मतलब उसको डिसोल्व करने के लिए, जिसको हिंदी में आणविक केच या कहा जाता है। अब आणविक केच है तो उसको क्या
अणु को कैंची के द्वारा काटना आणविक कैच है, पर कैंची का जैसा कोई साधन नहीं है वहां पर, बस के काटने के लिए था। तो हम लोग याद करके चले गए आणविक कैंची आणविक। अब एंडोन्यूक्लियस किसको याद हो, 10वीं में पढ़ रहे हैं। एग्जाम में क्या सवाल आया पता है कि आणविक कैंचिया को कहा जाता है, खाली जगह है क्या, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कह सर हम तो आणविक कैंची याद करके गए थे। तो ऐसा नहीं हो कि आप नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जिनेट लिथियम तो याद ही नहीं करें, नेक्स्ट फ्रेंड और नहीं वो वादाक संरक्षक और वाद मित्र याद कर लो। रूल नंबर 4 का सब रूल नंबर 3, वादाक संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा, उसकी रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए। ये दो तो जनाब आप मेरे पे एक बार। खाना जल्दी खा लिया? हाँ ज्यादा ही हो गया। ज्यादा हो गया। रूल नंबर 4, कौन वाद मित्र की हैसियत से कार्य कर सकेगा या वादात संरक्षक नियुक्त किया जा सकेगा? कौन होना चाहिए? जो सुरक्षित और वयस्क है। क्या माइनर हो सकता है? कैसा वो वाद में कोई माइनर था और उसी के बाद को फिर माइनर कर दिया, नहीं ठीक है ना? तो उसको बता दे कहाँ चलेगा बच्चे जो एक बात कहना है 10वीं की मार्कशीट से। अब आप कहोगे वो पढ़ा हुआ ही नहीं है तो अब आप यही समझ था क्या अगला? नहीं 8 साल के बच्चे कह रहा ना। अच्छा 8 साल का बच्चा कैसे 10वीं में आ जाएगा यूं? तब फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड नहीं होगा। बात कैसे लाएगा वो यूं? अरे वो नहीं लाता, एक्चुअली क्या होता है कि परिवार में एक भाई था जिसका एक ही बच्चा था और वो बड़ा वाला भाई तो खत्म हो गया, एक का एक बच्चा बचा है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रॉपर्टी में अपन ने देखा कि बच्चा जीवित पैदा हो गया तो प्रॉपर्टी उसी वक्त उसमें इन्वेस्ट हो जाती है, मरा हुआ पैदा होता तो प्रॉपर्टी उसके गार्जियंस में चली जाती। अब बच्चा तो बेचारा 8 साल का हो गया, अब उनके वालिद साहब एक्सपायर हो गए, तब उस प्रॉपर्टी से संबंधित हित अधिकार किसके पास है? तो अब दावा किए उसके बड़े पापा के दादा के बेटे भाई ने, अब उसके संबंध में कौन करेगा लड़ाई? क्या वो करेगा? उसकी चाची। हाँ चाची भी वादात मित्र हो सकती है क्योंकि महिला और पुरुष के बारे में डिफाइन नहीं किया। रूल नंबर 7, वाद मित्र या वादात संरक्षक के द्वारा करार या समझौता। अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले कि ऑर्डर नंबर 22 में रूल नंबर 23 का हवाला दे रखा था। ऑर्डर नंबर 22 क्या कहता है? नहीं, समायोजित और प्रत्यायोजन करना। 23 था। उसके 1 में क्या लिखा हुआ था? यही तो लिखा हुआ था। ऑर्डर नंबर 32 के रूल नंबर 1 में यदि अव्यस्त है तो यदि कोई भी आदमी प्रत्यायोजन करना चाहता है तो न्यायालय की परमिशन के बिना नहीं किया जाएगा। ये कहानी इसमें आगे लिख दी रूल नंबर 7 में। और रूल नंबर 7 का प्रोविजन नंबर 2, न्यायालय के इस प्रकार अभिलिखित इजाजत के बिना किया गया कोई भी करार या समझौता अवैध से भिन्न सभी पक्षकार के विरुद्ध शून्य करने होगा। हाँ शून्य नहीं होगा, शून्य करणीय होगा, वॉइडेबल होगा। रूल नंबर 12, अवैध वादी के आवेदन द्वारा होने पर अनुसरण भाई जब दावा किया गया था तब वादी या
प्रतिवादी क्या था? अव्यक्त था। वादात संरक्षक या वाद मित्र की तरफ से दावा पेश कोर्ट में लाया गया। अब वो हो गया मोटियार जवान 18 साल से ज्यादा। तो अब क्या होगा भाई? अब वो सोचने समझने में सक्षम हो गया, रिमूव कर देंगे नेक्स्ट तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। अब इसकी इच्छा पर दावे को आगे रखना है, विड्रॉल करना है, वो सब के सब ये आदेश का काम है। ये कोर्ट करेगा खुद से। हाँ, जैसे ही ये आ गया 18 साल से ज्यादा हो गया, तो अब मोहन रिपोर्ट पर वादी कौन हो गया? ये खुद ही हो गया, वो अपने आप से हट गया। इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो एप्लीकेशन लगाने की बात तो प्रोसीजरल आ गई यार, अपन तो ना प्रिंसिपल सिद्धांतिक पढ़ रहे हैं। लगाएगा, शपथ में जाएगा, निवेश हो गया तब जाके रिमूव करेगा। कोर्ट के सारी की सारी कार्यवाही लिखित पर, सेक्शन नंबर 142, ठीक है। खत्म। ऑर्डर नंबर 32, ऑर्डर नंबर 32A कुटुंब के संबंध में क्या है? ये ना जन्म क्या सांस लेना, बस 32A कर लेते हैं लास्ट, है ना। एक्चुअली 32A कुछ करना ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये आदेश का लागू होना, मतलब इस आदेश का लागू होगा किनको? इस आदेश के ऊपर कुटुंब के संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित वादों या वर्गीय या कार्यवाही को लागू होंगे। क्या लागू होंगे साहब? पहले तो ये देखो, कुटुंब के संबंधित मामले कौन कौन से हैं? जैसे कि बताया, विवाह के विषय हो गए, किसी भी व्यक्ति के धर्मस्व के बारे में हो गए, उसकी कस्टडी के हो गए, मेंटेनेंस हो गए, एडॉप्शन के बारे में हो गए। ये सारे के सारे मामले कौन से हैं? कुटुंब के संबंध से। और वो कोई भी मामले जो कुटुंब के संबंध में हो, तो रूल नंबर 2 कहता है कि कार्यवाही क्या होगी? बंद कमरे में होगी, कैमरा ट्रायल होगी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि कुटुंब के संबंध में हो तो मामले को निपटारा करने का कोशिश करने का कर्तव्य कोर्ट का भी होगा कि वो मामले को खत्म करे। चौथा, कल्याण विशेषज्ञों की सहायता। अब कल्याण विशेषज्ञ की सहायता अपन ने डोमेस्टिक वायलेंस में भी ली थी, पता है तो आपको। कौन सा रूल नियम कहता है कि साहब कोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस से संबंध में की गई कार्यवाही को निपटाने के लिए किसी वेलफेयर अथॉरिटी या फिर वेलफेयर संस्था की वो ले सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। सेक्शन 10 में तो था देवी प्रोवाइडर है। सेवा सर्विसेज। यही है सर, 10 से ऊपर वाली सेक्शन है, 6, 7, 8। हाँ, करीब 6, 7, 8 के आसपास है, ठीक है। तो फैमिली के संबंध में कोई भी मामला है तो कल्याण विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं। कोई भी एक ऐसा आदमी जो उन दोनों का बीच का आदमी हो, कोई बुआ हो जाए उनकी या उनके जिया जी हो जाए, तो उसके भी सेम आदमी लगे, उसके भी सेम लगे, या फिर कंसल्टेंसी करने वाले भी आदमी हो सकते हैं जो इसको भी समझाते हैं, इसको भी समझाते हैं। और रूल नंबर 6, कुटुंब का अर्थ। अब कुटुंब का अर्थ का मतलब देख लो कि कुटुंब किसे कहते हैं? वो तो थे कुटुंब के मामले, और ये हो गया कुटुंब का अर्थ। ऑर्डर नंबर 33 अपन कल करेंगे।